हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयोगशाला परिचायक के फिर से एक नए वीडियो में। सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको साइंस के बुक की फ्री पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड बात यह है कि आपको क्या करना है, वहाँ से थ्योरी पढ़ना है और एमसीक्यू हमारे यूट्यूब चैनल से सॉल्व करते जाना है। ठीक है, इसमें जो मैं एमसीक्यू लाया हूँ वो बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर हम आए हैं। तो आपको क्या करना है, बुक से थ्योरीज पढ़नी और यहाँ से एमसीक्यू लगाना है। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि एमसीक्यू वाली क्लासेस तभी कंटिन्यू की जाएगी जब आप लोग जितने स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देखेंगे उसमें से मैक्सिमम लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और अलग अलग टॉपिक वाइज आपको साइंस की क्वेश्चन मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक, बैक्टीरियम, पैरामीशियम। उपयुक्त जीवों में से कौन सा बहुकोशिक जीव है? मल्टीसेलुलर जीव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। कवक क्या है? मल्टीसेलुलर जीव। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं एक कोशिक। इसका एग्जाम्पल याद रखना, अमीबा, क्लेमिडोमोनस, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिक जीव है। और ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं उन्हें बहुकोशिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कवक, पादप और जंतु कोशिका, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं और अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा गया उससे लिए गए हैं। तो आपको फैक्ट्स को भी याद रखना है। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिक से ही विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये सेंटेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेकंड, सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेन हक ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज कैमिलो गॉल्जी। इसका एक्सप्लेनेशन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कैमिलो गॉल्जी ने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जे.ई. पुरोकंज ने कोशिका द्रव्य में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। बिल्कुल सही है। सेकंड है, एम स्लीडन तथा टी स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जे.ई. ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया, परंतु जीव द्रव्य की खोज इसने की थी। ठीक है, ये साइंटिस्ट का आप नाम याद रखना। दो जीव वैज्ञानिक स्वीडन और स्वान कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोटीन और लिपिड, मतलब ए और सी दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड, कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा परासरण के माध्यम से होता है। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, परासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में होती है।
ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी देखेंगे। तो इसमें क्या पूछा था, राइट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 और दोनों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका कुछ पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, ठीक, इसलिए इसे पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कथन 1 इसलिए सही हो गया। दूसरा, विसरण और पराशरण की क्रिया होती है। तीसरा क्यों गलत था आपको याद रखना है, केवल जीवित कोशिकाओं में ही पराशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, वहां पे मृत कोशिका भी लिखा था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, ये किससे बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। ठीक, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, याद रखना ये सिर्फ कहाँ उपस्थित होती है, पादप कोशिका में। ये भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। ये सारे फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन से कथन सही है बोलेगा, तो तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। क्रोमोसोम केंद्रक में होता है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उस समय डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है बोल रहे हैं, तो देखो, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, ये गलत है। सेकेंड, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। थर्ड, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। एक कथन क्यों गलत है, देखो इसमें आप अंतर देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आकार में ये छोटा होता है, ये आकार में बड़ा होता है। अस्पष्ट केंद्रक होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में, इसमें उपस्थित होती है। क्रोमोसोम एक होता है, क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होता है। ठीक, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होती है और इसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड, रसधानी, ये सब कोशिका अंगक है। कौन कौन से हैं पूछ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन बना के पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, कोशिका अंगक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्द्रव्य जालिका ईआर 2 प्रकार की होती है। ठीक, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हैं, जैसे कि पहला, ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। यहाँ से आपको याद रखना है ईआर 2 टाइप का होता है, एक तो रफ और एक स्मूथ। ठीक, नेक्स्ट,
कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा के निराविशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको याद रखना है SER डिटॉक्सिफिकेशन में भी यूज़ होता है। तो कौन सा कथन सही है बोला है, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आप पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा सही है बोले तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसमें मैं ऑप्शन ज़्यादा नहीं रखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉजिकल बनाना था और ऐसे क्वेश्चन जिससे हमारे बहुत सारे फैक्ट कवर हो सके, वैसे क्वेश्चन हमको तैयार करने थे। तो इसमें ऑप्शंस को वैसे ना रख के आपको फैक्ट मैं लर्न करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका का बिजली घर बोला जाता है, दोहरी झिल्ली होती है, DNA तथा राइबोसोम होते हैं इसमें अपने, और यह कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो कौन से कथन सही है बोल रहे हैं, तो चारों कथन यहाँ पे सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टाइड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, सही है। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु DNA अनुपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो कौन से सही है पूछा है, तो केवल एक सही है। ठीक, इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, श्वेत तथा रंगहीन होता है। ठीक, यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही था। सेकंड, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के भी वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें स्टार्च होता है, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपना DNA और राइबोसोम होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतु कोशिकाओं में छोटी और पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है, ये सही है। बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक, इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ लीजिए। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैली होती है। ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिका द्रव्य की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। इसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ स्थित होते हैं। ठीक, बाकी आप इसको पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वापोरिन्स। ठीक, इससे रिलेटेड आपको फैक्ट क्या याद रखना है, एक्वापोरिन्स छोटे अभिन्न झिल्ली प्रोटीन का एक समूह है जो जंतुओं और पौधों के जगत में व्यापक रूप से व्यक्त किया जाता है। म्यूसिन क्या है, भारी मात्रा में ओ ग्लाइकोसिलेटेड रैखिक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो उपकला कोशिका सतहों की रक्षा और चिकनाई करने के लिए उच्च जीवों द्वारा स्रावित होते हैं। बाकी आप ये फैक्ट पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, अधिकांश तार केंद्रों में ट्रिपल सूक्ष्म नलिकाओं की एक संरचना होती है जो युग्म में मौजूद होती है और दोहराव के बाद लंब कोणतः व्यवस्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9+0। ठीक है, ये सीलिया या फ्लैगेला के बेसल शरीर और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं जो पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल्स तंत्र का निर्माण करते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिकीय संरचना अंतरावस्था पर
कोशिका की गतिशीलता, आसंजन और ध्रुवता को नियंत्रित करती है और समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोसोम। झिल्ली मुक्त अंग जो अलग अलग यूकैरियोटिक वंशावली में मुख्य सूक्ष्म नलिका संगठित केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म। ठीक, इसमें आपको याद रखना है यह जल, लवण और विभिन्न कार्बनिक अणुओं से बना होता है। गोल्जी का गोल्जी उपकरण क्या होता है? यह प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेज करने में, पैकेजिंग करने वाला क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आंसर लेना आपको? गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट, कोशिका में तारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अंग जिसमें दो बेलनाकार संरचनाएं होती है तारक केंद्र कहलाता है और इसका मेन काम क्या होता है? पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यिक सामग्री को एकत्र करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, G2 चरण। इसमें आप कोशिका विभाजन में पढ़े होंगे, सबसे पहले इंटरफेज होता है। ठीक, इंटरफेज, उसके बाद इसमें पूरा फेज आपको पढ़ लेना है। मैं आपको टेलीग्राम में NCERT बुक के PDF प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो आप पहले उसको पढ़ के आइएगा, उसके बाद यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन लगाने। तो देखो इसके बारे में, कोशिका चक्र के विभिन्न चरण शामिल है। इसमें क्या होता है? इंटरफेज। इस चरण में G1 चरण, S चरण, G2 चरण शामिल है। उसके बाद M चरण, यह माइटोटिक चरण है और इसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में विभाजित किया गया है। और साइटोकाइनेसिस, इस चरण में कोशिका का साइटोप्लाज्म विभाजित होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एस चरण में क्या होता है? कोशिका DNA की एक पूरी प्रतिरूप का संश्लेषण करती है। M चरण में कोशिका अपने कॉपी किए गए DNA और साइटोप्लाज्म को विभाजित करके दो नई कोशिकाएं बनाती है। G1 चरण में पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। ठीक, ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 से 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, आप उस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहेंगे जो एक ढीली आच्छाद प्रकार की है? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा स्लाइम लेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया को कभी कभी रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, याद रहना सेम किस में रहता है? तो समसूत्री विभाजन में, आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। देखो, सेल होता है, सेल में 3 मेन चीज सब में होता है। कौन कौन सा? एक तो न्यूक्लियस सब में होना चाहिए। ठीक, एक न्यूक्लियस सब में होना चाहिए। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होना चाहिए। ठीक, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होना। थर्ड, साइटोप्लाज्म सब में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो प्लांट टिश्यू, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल भी पाया जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो सेल वॉल कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज से। ठीक, नेक्स्ट, गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंड या फिर सिस्टर्ने बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कोशिकाएं। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान एक
नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक, जिसके बाद संचय होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गुणसूत्र क्या होता है, एक धागे जैसी सूक्ष्म संरचना जो किसी जीव की सभी अनुवांशिक पदार्थ वाले प्रोटीन से पूर्ण डीएनए के कुंडलित होने से बनती है। हिंदी थोड़ा टफ रहता है तो इंग्लिश वर्ड भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेजरों के माध्यम से प्रवाहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह कोशिका मिति, ठीक। ये सब आप उस बुक में पढ़ सकते हैं। डैश को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है, तो इसका तो सिंपल सा कोशिका विभाजन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। और वैक्यूल क्या होता है, एक झिल्लीबद्ध कोशिका अंग। पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं सामान्यतः छोटी होती है और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करती है, इसके बारे में याद रखने वैक्यूल के बारे में। नेक्स्ट, किस प्रकार की अगुणित एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 10 माइक्रोमीटर है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है, तो इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, सी, क्लाइमाडोमोनस, ठीक। नेक्स्ट, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुर कोशिकाएं। आप देखो, वो पढ़ के आइएगा, आप थ्योरी पढ़ के आइए पहले बुक से, सेल वाला थ्योरी पढ़ के आइए और यहाँ एमसीक्यू लगाइए, उसमें भी एमसीक्यू है लेकिन यहाँ जो एमसीक्यू है वो एकदम सेलेक्ट करके लाया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, जितने व्यूज़ जाएंगे उसमें एटलीस्ट आधे लाइक्स तो होने चाहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो कंटिन्यू किया जाए या फिर ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। नेक्स्ट, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है, डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, ठीक। ये सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले गैर झिल्ली से बंधे अंग है। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नामक एक गैर झिल्ली बाध्य अंग होता है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में डैश मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करना है, ठीक। तो इसमें आप वीडियो को पॉज करके सारे कथन को पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया में केंद्रक या झिल्ली से बंधे अंगक नहीं होते हैं, उनमें राइबोसोम होते हैं। फंगल सेल्स में राइबोसोम और एक केंद्रक होता है, उनके पास अन्य अंग भी हो सकते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी और रसधानियाँ। पादप कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसमें याद रखना है झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है, बिल्कुल सही है। पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जाता है, गलत, उच्च से निम्न सांद्रता में जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल बी ही क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णी लवक का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है और पराग कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो पराग कणों को विकसित करती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलायोप्लास्ट। तो ये थे आज के कोशिका के टॉपिक के क्वेश्चन, ठीक है।
एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पहले थ्योरी पढ़िए और हम जिस भी टॉपिक के एमसीक्यू ला रहे हैं उसको एमसीक्यू आप यूट्यूब से सॉल्व करिए, क्योंकि उस बुक में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं वो बहुत लिमिटेड है और यहाँ पे हम जिस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो या आने वाले पार्ट्स इसके तभी आ पाएंगे जब आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जितने ज़्यादा वीडियो में व्यूज़ जाते हैं उससे एटलीस्ट हाफ लाइक तो होने चाहिए, ठीक, तब आगे वीडियो कंटिन्यू करने का हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।